नमस्कार दोस्तों, किस अखबार में क्या छपा, क्या छिपा, कौन सी ऐसी जानकारी है, हर रोज की तरह आज भी आपके सामने हूं। जो अखबार का चूंकि विश्लेषण करता हूं, खास एंगल या खास पहलुओं के बारे में पता करता हूं, वो भी आपको हर रोज बताता हूं और दरअसल हकीकत क्या है। नमस्कार दोस्तों, तो हर रोज की तरह आज भी शुरू करते हैं। दिल्ली से छपने वाले अखबारों का बंडल मेरे हाथ में, किस अखबार में क्या छपा, क्या छिपा, और अगर मेरे पास कोई अतिरिक्त जानकारी है वो भी आपको शेयर करता हूँ। कभी कभी कोई वीडियो भी, अगर किसी वीडियो में कुछ खास है, उस वीडियो के ज़रिए भी अगर कुछ बताने की गुंजाइश होती है, वो भी आपसे इस वीडियो में उस वीडियो को दिखाकर अपनी बात कहता हूँ। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज के अखबारों की हेडलाइंस की अगर बात करें तो जिस भी इलाके में, देश के जिस भी इलाके में आप रहते होंगे, हर इलाके के अखबारों में मोटे तौर पर संसद में जो कुछ परसों हुआ था राज्यसभा में, और उसके बाद कल जो कुछ हुआ राज्यसभा में, जिस ढंग से 8 सांसदों को सस्पेंड किया गया, और उसके बाद कल से दोपहर से लेकर अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक लगातार वो सस्पेंडेड सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, विरोध जता रहे हैं। प्रदर्शन मतलब ये नहीं कि कोई सड़क पर शोर शराबा कर रहे हैं, संसद के भीतर अपना विरोध जता रहे हैं और पूरी रात संसद परिसर में रहे। तो ये सब अखबार की हेडलाइंस हैं। इस खबर के कुछ पहलू पर बात करने से पहले एक और चीज, डिजिटल मीडिया पर पाबंदी लगाने की सरकार की कोशिशें बार बार सामने आ रही है। सरकार की मंशा, सरकार के इरादे सामने आ रहे हैं, फिर सामने आए हैं जब सुप्रीम कोर्ट में एक नया हलफनामा देकर सरकार ने कहा है, केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि टीवी को रेगुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। डिजिटल मीडिया, चाहे यूट्यूब हो, चाहे वेबसाइट्स हो, चाहे वेब पेजेज हो, चाहे वेब चैनल हो, इन सबको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। उसमें बहुत सारी बातें, बहुत सारे आरोप डिजिटल मीडिया पर लगाए गए हैं सरकार के उस हलफनामे में, और टीवी को पूरी तरह से क्लीन चिट दिया गया है कि टीवी बहुत अच्छा चल रहा है, टीवी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं। उस पर बात करूंगा। इसके अलावा कुछ और खबरें हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज हर रोज मैं अखबारों की हेडलाइन से करता हूं, अखबारों की हेडलाइन भी दिखाऊंगा, लेकिन आज मैं शुरू करता हूं 2 अखबारों के संपादकीय से। मुद्दा वही है, संसद में, राज्यसभा में परसों जिस ढंग से कृषि विधेयक पास किया गया, 2 बिल जिस ढंग से पास किया गया ध्वनि मत से, शोर शराबा जो हुआ, सांसदों ने जो किया, और उपसभापति पर जो आरोप हैं, उसको लेकर 2 संपादकीय क्या कहता है, इससे आपको अंदाजा लगेगा कि किस तरह से राय लिखी जाती है, किस तरह से संपादकीय अखबारों में लिखा जाता है, और अगर किसी अखबार को सरकार का पक्ष लेना होता है तो किस तरह से सरकार के पक्ष में पूरी तरह से खड़ा होता है। ये 2 अखबार है, द हिंदू और दैनिक जागरण। इन 2 अखबारों से मैं शुरू करता हूं, दोनों अखबारों के संपादकीय, जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि जो संसद परिसर में हो रहा है अभी और जो हुआ परसों राज्यसभा में, उन सब के बीच में अखबारों की पोजीशनिंग क्या है। और उसके बाद कुछ वीडियो और कुछ तस्वीरें भी दिखाऊंगा जो रात भर वहां संसद में सांसदों ने धरना दिया है, या रात भर किस ढंग से रात काटी है, उसकी तस्वीरें भी। लेकिन पहले ये संपादकीय दोस्तों, ये द हिंदू का संपादकीय है। हिंदू के संपादकीय में है ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर, और इस संपादकीय में हिंदू ने जिस ढंग से राज्यसभा में ध्वनि मत कहें या शोर शराबा हंगामे के बीच जिस ढंग से उपसभापति ने ध्वनि मत से पारित कर दिया उस विधेयक को, जिस विधेयक का विरोध कर रहे थे विपक्षी दल, उसको लेकर लिखा है। और इस संपादकीय में पूरी तरह से लानत मलामत की है उपसभापति की, सरकार की मंशा की, और जो हिंदू ने लिखा है वो बताऊं, और साथ में ये कि जागरण ने क्या लिखा है वो भी आपको बताऊंगा। वो ज़्यादा अहम है, और जागरण कैसे एक तरफ लिखता है, द हिंदू दोनों तरफ की बातें कर रहा है। पहले हिंदू में जो कह रहा है वो बता दें, और उसके बाद कुछ तस्वीरें और वीडियो भी, क्योंकि वो सांसद अभी भी परिसर में धरने पर बैठे हुए हैं विरोध प्रदर्शन के तौर पर। और इसमें खास बात ये भी हुई है कि सुबह सुबह उपसभापति हरिवंश चाय लेकर, अपने घर से चाय लेकर वहां पहुंचे थे, सांसदों को चाय पिलाई, चाय उन्होंने पी,
लेकिन साथ में यह भी कहा कि ये निजी रिश्ते निभाने का मामला नहीं है। सरकार ने, उपसभापति ने जिस तरह से उस विधेयक को पास किया, जिस तरह से उस बिल को पास किया, उसे किसी भी सूरत में हम मंजूर नहीं कर सकते। चाय पीने से ये बात खत्म नहीं होगी, ये उन सांसदों ने कहा। वो 2 तस्वीर फिलहाल मैं लगा दे रहा हूं, इससे आपको अंदाजा लगेगा कि रात भर बैठे, अभी भी बैठे सांसद वहीं परिसर में। लेकिन अब आते हैं इस हिंदू के संपादकीय पर। इस संपादकीय में हिंदू ने लिखा है कि जिस तरह से बिल पर मत विभाजन की मांग को दरकिनार किया गया, मैं हिंदी इसका बता रहा हूं, वो कपटपूर्ण है, अनप्रेसिडेंटेड है और साफ साफ बेशर्मी है। ये द हिंदू लिखता है। वोटिंग के लिए राज्यसभा के रूल स्पष्ट हैं, साफ है। अगर एक सदस्य भी मत विभाजन की मांग करता है, ध्वनि मत को चुनौती देता है, ऐसी स्थिति में वोटिंग अनिवार्य है। कल भी मैंने इस वीडियो में आपको एक वीडियो में बताया था। भले ही मत विभाजन के नतीजों का पहले से अनुमान है, जैसे लोकसभा में एनडीए की 350 से ज्यादा सीटें हैं, बीजेपी की अकेले 300 से ज्यादा सीटें हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन लोकसभा में नहीं है कि अगर ध्वनि मत से हो चाहे वोटिंग से हो, एनडीए के विधेयक, एनडीए के कानून, एनडीए का हर चीज एनडीए का पास होगा लोकसभा में। लेकिन कंफ्यूजन या संख्या बल पर सवाल या बहुमत पर सवाल, बहुमत नहीं है इसके आंकड़े, ये सब राज्यसभा में स्थितियां अलग हैं। तो ये हिंदू लिखता है कि ऐसी स्थिति में वोट अनिवार्य है। ये भी कपट और छल की मानसिकता वाली दलीलें हैं। उन दलीलों के बारे में द हिंदू ने लिखा है जो दलीलें सरकार या उपसभापति की तरफ से दी गई, मतलब सरकार की तरफ से, चेयर की तरफ से भी मान लीजिए, दलीलें हैं कि हाउस ऑर्डर में नहीं था, सदस्य सीट पर नहीं थे, सीट से मांग नहीं कर रहे थे मत विभाजन की। हाउस ऑर्डर, तब हिंदू लिखता है एडिटोरियल में, हाउस ऑर्डर में इसलिए नहीं था क्योंकि उपसभापति पहले ही मत विभाजन की मांग को खारिज कर चुके थे, ठुकरा चुके थे। और ये हुआ था कि पहले मत विभाजन की मांग हुई, जब उन्होंने नज़रअंदाज किया, उसके बाद हाउस एडजर्न हुआ, वापस हुआ, फिर शोर शराबा हंगामा हुआ और उसके बाद ध्वनि मत से पास हुआ। लेकिन शोर शराबे हंगामे के बीच राज्यसभा का जो प्रसारण था, ऑडियो वीडियो सब म्यूट किया गया और उस बीच सब कुछ हो गया। तो यही लिखा हिंदू ने विपक्ष का। और उसके बाद हिंदू ने विपक्ष के तरीकों की भी लानत मलामत की है कि जिस ढंग से विपक्षी सांसदों ने जो हंगामा किया, जिस ढंग से माइक तोड़फोड़ किया, जो भी किया वो भी गलत था और किसी भी सूरत में उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका, और ये भी कि संसद और राज्यसभा हाउस ऑफ एल्डर्स कहा जाता है, अपर हाउस कहा जाता है, ये थिएटर नहीं है, इसलिए वहां थिएटर की तरह जो हुआ वो नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ में ये अंतिम लब्बो लुआब ये कि सांसदों को बहस और वोटिंग के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। ये द हिंदू लिखता है। जागरण क्या लिखता है? अब देखिए एक तरफा क्या होता है। हिंदू ने दोनों की लानत मलामत की है, सभापति उपसभापति की, सरकार की नीयत की, सरकार की मंशा की, वोटिंग के अधिकार की पक्षधरता जताई है कि ऐसे समय में जहां राज्यसभा में संख्या बल को लेकर संशय है, बीजेपी बहुमत में नहीं है, वहां इस तरह से ध्वनि मत से पास कराना गलत है। यह अलग बात है कि रविशंकर प्रसाद ने तर्क और दलील दी कि संसद में, राज्यसभा में जो उपस्थित सदस्यों का आंकड़ा था उसके हिसाब से 110 उनके साथ था, विरोध में सिर्फ 70 था, हम वोटिंग कराते तो भी पास कर जाते, तो भी विधेयक पास हो जाता, तो कराते वोटिंग। फिर वोटिंग हुई क्यों नहीं? मत विभाजन की मांग क्यों नहीं मानी गई? लेकिन जागरण क्या लिखता है? जागरण लिखता है, पहली लाइन है संसदीय अराजकता, और उसके बाद जागरण लिखता है, मैंने दोनों तरफ के संपादकीय स्क्रीन में लगा दिए हैं। जागरण लिखता है कि यह चोरी और सीनाजोरी का सटीक उदाहरण है। राज्यसभा में घोर अमर्यादित आचरण का परिचय देने वाले सांसद अपने निलंबन के विरोध में कुतर्क पेश करने में लगे और उसके बाद पूरा सिर्फ लानत मलामत इन्होंने की है सांसदों की, ऑब्वियसली विपक्ष के सांसदों की, और कहा है इस तरह के आचरण से न तो संसद चल सकती है, न लोकतंत्र नियमों से चलता है, न कि उनकी खुली अवहेलना से। तो सवाल उठता है, लोकतंत्र नियमों से चलता है और संसद भी नियमों से चलता है, तो संसद का नियम क्या कहता है, राज्यसभा का रूल बुक क्या कहता है? उस रूल बुक के हवाले से जो द हिंदू ने लिखा है, और कल भी मैंने बताया था, उस रूल बुक के मुताबिक अगर एक भी सदस्य अगर मत विभाजन की मांग करता है तो मत विभाजन की मांग मानी जानी चाहिए। अगर हाउस ऑर्डर में नहीं है तो हाउस को ऑर्डर में लाने की जिम्मेदारी
सभापति उपसभापति की है। और लेकिन जागरण ने एक तरफा चोरी और सीनाजोरी जो भी लिखा है विपक्ष के लिए लिखा है। सवाल उठता है चोरी और सीनाजोरी सरकार के लिए भी कहा जा सकता है कि आप राज्यसभा में बहुमत में नहीं हैं, आपके घटक दल में भी विरोध है इसको लेकर। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको लगता था कि आप बहुमत से पास करा सकते हैं तो आप वही रास्ता अख्तियार करते जो लोकतांत्रिक है, जो रूल बुक के हिसाब से है, लेकिन वो नहीं हुआ। जागरण को एक तरफा जागरण का संपादकीय है। चोरी और सीनाजोरी अगर हुआ तो ये बात सरकार पर भी लागू होती है कि सरकार ने उस कायदे का पालन नहीं किया, लेकिन नहीं लिखा। तो आज जैसे कुछ अखबारों में छपा है, अभी मैं देख रहा था जो लोकसभा के पूर्व महासचिव रह चुके हैं वो पीडीटी आचार्य, उन्होंने लिखा है कि डिप्टी चेयरमैन ने सदन को ऑर्डर में लाने का प्रयास क्यों नहीं किया। अगर सदन ऑर्डर में नहीं था तो सदन को ऑर्डर में लाना चेयर की जिम्मेदारी है। उनके पास कई विकल्प था, वो कार्यवाही कुछ समय के लिए स्थगित करते, सदन के नेताओं को चैम्बर में बुलाकर समझाते कि वो मत विभाजन कराना चाहते हैं तो इसके लिए अपने स्थान पर जाएं, वहां से मांग करें। नियम तोड़ने के आरोप में 8 को निलंबित तो कर दिया गया, लेकिन सदन में जो कुछ हुआ मत विभाजन की मांग, उस मामले में भी कहीं न कहीं सरकार और उपसभापति पर सवाल है। अब इस पर बहुत बातें कल से हो चुकी है। तस्वीरें आप फिर स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये तस्वीर उन सांसदों की है, 8 सांसदों की, जिन्हें सस्पेंड किया गया क्योंकि वहां माइक टूटी, धक्का मुक्की हुई, उपसभापति की कुर्सी तक गए, रूल बुक फाड़ा गया। निश्चित तौर पर यह अपराध है, ये बिल्कुल संसदीय मर्यादा के खिलाफ है कि अगर आप सांसद हैं, अगर आपका विरोध है, अगर सरकार के बिल से विरोध है, बिल पास कराने के तरीके से विरोध है, कुछ भी है, पक्षपात का आपका आरोप है, लेकिन जो तांडव, जो हंगामा, जो शोर का जो रास्ता, जो तरीका अख्तियार किया गया वो बिल्कुल गलत है। लेकिन सवाल ये उठता है, वही हिंदू लिख रहा है, वो वहां नौबत आई क्यों, पहली बात, और आई तो उसके बाद फिर क्या हुआ। एक तरफा कार्रवाई हुई, अविश्वास प्रस्ताव को जो विपक्षी सांसदों ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया उपसभापति के खिलाफ, उसे खारिज किया गया क्योंकि उस नोटिस में 14 दिन की मियाद, पहले से 14 दिन का नोटिस देना होता है, वो नहीं था। उस ग्राउंड पर वो खारिज किया गया, वो चलिए अलग मामला है। लेकिन यहाँ दोनों की गलती है। एक की गलती एक अखबार लिखता है, दूसरे की गलती पर चुप रहता है और सीनाजोरी और चोरी का हवाला देता है, तो ये मुद्दा है। तो यही खबर जो संसद परिसर में अभी भी धरना चल रहा है, अभी भी सांसद सारे बैठे हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं। यही हर अखबार की हेडलाइन है जो शुरू में मैंने बता दिया, चाहे हिंदुस्तान टाइम्स हो, चाहे भास्कर हो, चाहे नवभारत टाइम्स हो, हर अखबार की हेडलाइन यही है। और मैंने बताया ही कि आपके इलाके में भी कोई अखबार आ रहा होगा, हर अखबार की वही हेडलाइन है कि कैसे निलंबित सांसद धरने पर बैठे हैं। रात भर की तस्वीरें हैं, जितनी भी देर तक की तस्वीरें जिस अखबार ने छापी है, हर अखबार का पहला पन्ना, हेडिंग जो भी कहें, हेडलाइन, सुर्खियां वही है और उन सांसदों की तस्वीरें हैं। तो ये हो गया और तस्वीरें मैंने आपको दिखा दी। अब ये देखते हैं कि ये सांसद क्या करते हैं, सरकार क्या करती है। हालांकि सरकार को जो करना था कर चुकी। देखते हैं इनका विरोध यहाँ से लेकर कहाँ तक संसद से सड़क तक जाता है। देश के अलग अलग हिस्सों में, खासतौर से पंजाब और हरियाणा के किसान आक्रोशित हैं, आंदोलन की रणनीति तैयार कर रहे हैं, अलग पहलू। अब एक और खबर पर आते हैं दोस्तों, जो डिजिटल मीडिया को लेकर है। डिजिटल मीडिया को लेकर पहले भी मैंने अपनी बात कही थी अपने वीडियो के जरिए, और फिर वही हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से डिजिटल मीडिया पर पाबंदी के लिए साफ साफ कहा गया, पाबंदी नहीं, रेगुलेट, कि डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने की जरूरत है। कई अखबारों में ये खबर आज डिजिटल मीडिया को लेकर है। अमर उजाला से लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स, हर अखबार में ये खबर छपी है कि डिजिटल मीडिया को कैसे रेगुलेट किया जाए, और लोगों की प्रतिष्ठा खराब कर रहा है डिजिटल मीडिया केंद्र। ये नवभारत टाइम्स छापता है कि लोगों की प्रतिष्ठा खराब कर रहा है। उसके बाद बताता हूं कि क्यों डिजिटल मीडिया की ही चिंता सरकार को है और क्यों डिजिटल मीडिया को ही रेगुलेट करने की बात सरकार कर रही है। मोदी सरकार डिजिटल मीडिया फैला रहा है, जहरीली नफरत डिजिटल मीडिया फैला रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे में केंद्र सरकार की तरफ से तब कहा गया जब सुदर्शन के मामले पर सुनवाई चल रही है। सुदर्शन के यूपीएससी जिहाद, नौकरशाही जिहाद के शो को रोका गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। सुनवाई उस पर चल रही है, सरकार वहां पिली पड़ी है। सरकार की तरफ से दूसरा हलफनामा गया है कि डिजिटल मीडिया जहर फैला रहा है, डिजिटल मीडिया को रोकने की जरूरत है, रेगुलेट करने की जरूरत है और उसके लिए तरीके अख्तियार करने की जरूरत है। हर अखबार में पहले पन्ने पर है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी बहुत विस्तार से छापा है। अब इसमें जो कहानी है और जो डिजिटल मीडिया को लेकर सरकार का ऐतराज है, उसको जरा आप समझिए
इससे आपको अंदाजा लगेगा कि सरकार को परेशानी डिजिटल मीडिया से क्यों है और क्या है। सरकार ने कहा है कि पहले वेब आधारित डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने की जरूरत है क्योंकि यह पूरी तरह से अनियंत्रित है। केंद्र की तरफ से सुदर्शन टीवी के मामले में यह कहा है टीवी के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो पहले से ही गाइडलाइंस, टीवी को रेगुलेट करने के लिए कई गाइडलाइंस हैं, नियामक संस्थाएं हैं और टीवी पहले से रेगुलेटेड है। सरकार ने कहा है टीवी पहले से रेगुलेटेड है। अब इसी से अंदाजा लगाइए, क्या टेलीविजन पहले से रेगुलेटेड है? रेगुलेशन है, केबल एक्ट है, कई संस्थाएं हैं एनबीए से लेकर एनबीएसए तक, लेकिन क्या टीवी रेगुलेटेड है? क्या टीवी रेगुलेशन के हिसाब से काम करता है? क्या टीवी दिन रात जहर नहीं फैलाता है? क्या टीवी ने 5 सालों में, खास तौर से 4-5 सालों में देश भर में दिन रात हिंदू मुसलमान करके जहर नहीं फैलाया? लेकिन टीवी को लेकर सरकार को कोई दिक्कत नहीं। सरकार ने कहा क्या डिजिटल मीडिया को लेकर? सरकार के मुताबिक वेब बेस्ड डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने की जरूरत है जिसमें वेब मैगजीन, न्यूज चैनल्स, वेब पोर्टल्स और यूट्यूब ये सब शामिल है क्योंकि सरकार का मानना है कि ये सब अनकंट्रोल्ड है, ये सरकार ने कहा है। और मैं इसमें एक आपको दिखाता हूं जो 3-4 मैंने देखा जो अलग अलग वेबसाइट्स ने कल कोर्ट की डिटेल रिपोर्ट की, उसमें कहा है कि डिजिटल मीडिया इसकी रीच ज़्यादा है, लाखों तक पहुंच है, ये एक समानांतर मीडिया है लेकिन इसके लिए कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, इसलिए इस पर अंकुश नहीं है। जबकि टीवी के लिए बहुत प्रावधान पहले से है। लेकिन क्या टीवी उन प्रावधानों, उन गाइडलाइंस के अधीन टीवी चलता है? ये सवाल है। सरकार इस सवाल पर टीवी के साथ खड़ी है। सरकार डिजिटल को कंट्रोल करना चाहती है। मैं एक सत्य हिंदी के हवाले से एक ग्राफिक्स दिखा रहा हूं जो सरकार की तरफ से हलफनामे में कहा गया, उसका एक हिस्सा है। वेब आधारित डिजिटल मीडिया पर कोई अंकुश नहीं है। जहरीले नफरत फैलाने के अलावा यह हिंसा, यहां तक कि आतंकवाद के लिए लोगों को उकसाता है, लोगों और संस्थानों की छवि खराब करने की क्षमता रखता है। दरअसल यह सब कुछ धड़ल्ले से हो रहा है। यह सुप्रीम कोर्ट में कहा गया केंद्र सरकार की तरफ से हलफनामे में। अब जरा सोचिए कि डिजिटल मीडिया में बहुत खामियां होंगी और डिजिटल मीडिया के जरिए बहुत नफरत भी फैलता है, डिजिटल मीडिया के जरिए बहुत प्रोपेगेंडा भी फैलता है, डिजिटल मीडिया के जरिए सब कुछ होता होगा, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि यहाँ भी आईटी सेल है, यहाँ ट्रोल वाले पूरी ब्रिगेड है, इसमें किसी धर्म विशेष को टारगेट करने वाला ब्रिगेड है, दोनों तरफ से ऐसे लोग भी होंगे। लेकिन सवाल उठता है, बात हो रही है टीवी को रेगुलेट करने की, आप आ रहे हैं डिजिटल पर और टीवी से करें, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप दोनों की बात करें कि हाँ दोनों को कुछ रेगुलेट करने की जरूरत है और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट बताए और बनाए कि क्या नियामक होना चाहिए, ये बात हो तो एक बार माना जा सकता है। हालांकि फिर भी मैं कहूंगा कि रेगुलेशन के लिए सरकार की तरफ से कुछ थोपा नहीं जाना चाहिए। टीवी तो ऐसे भी पहले ही सरकार के कंट्रोल में है, अगर देखें तो ज्यादातर चैनल, कुछ चैनल को छोड़कर। लेकिन सरकार ने जो कहा है, जिसमें बार बार सरकार ने कहा है, ये दूसरा हलफनामा दलीलों के दौरान हर बार, जिसमें सरकार का ये कहना कि ये डिजिटल मीडिया जहरीली नफरत डिजिटल मीडिया के जरिए फैलती है, नफरत फैलाने के मामले में डिजिटल मीडिया अनियंत्रित है। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। और ये आरोप और लगा देना कि आतंकवाद को जानबूझकर भड़काने के अलावा ये मीडिया लोगों की छवि खराब करता है, ये बहुत चिंता की बात है। और इस चिंता में अब आप सबको शामिल होना होगा, क्योंकि सरकार को सिर्फ लगता है कि बाकी सब तो नियंत्रण में है, बाकी सब तो चाटुकारिता भी कर रहे हैं, पक्ष में भी हैं, सरकार के एजेंडे को बढ़ा रहे हैं। एक डिजिटल मीडिया है जो दिन रात सवाल पूछ रहा है और इन्हीं सवालों से सरकार को परेशानी है। उन परेशानियों को, उन सवालों को सरकार को कटघरे में खड़ा करने की उस मंशा को सरकार नियंत्रित करना चाहती है। इसलिए चाहती है कि डिजिटल मीडिया के लिए रेगुलेशन हो। ये सुप्रीम कोर्ट में बार बार सरकार की तरफ से दलील, हलफनामे, सुप्रीम कोर्ट में दलीलों के दौरान सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का कहना, ये आने वाले खतरे का इशारा करता है। आप सब लोगों को इसके लिए तैयार रहना होगा। हर अखबार में ये खबर है, कई अखबारों में, हिंदुस्तान टाइम्स में पहले पन्ने पर है और हर अखबार की हेडिंग यही है, अनरेगुलेटेड डिजिटल मीडिया कैन स्पार्क हेट टेरर। ये हिंदुस्तान टाइम्स है कि डिजिटल मीडिया हेट और टेरर फैला सकता है अनरेगुलेटेड। रेगुलेटेड टीवी मीडिया क्या कर रहा है अगर कथित तौर पर रेगुलेटेड है?
अगर कथित तौर पर रेगुलेटेड टीवी मीडिया है, उसकी भूमिका की पड़ताल 2 साल का कर लीजिए। 50 मिसालें अभी मैं बोल दूंगा। 30 मिनट का वीडियो सिर्फ टीवी मीडिया ने क्या किया है बीते 2 साल में, उसी पर बन सकता है और बनता है, बन भी रहा है। लेकिन उस पर कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो सब एक तरफ है। ज्यादातर कुछ चैनल, कुछ एंकर्स को छोड़ दें तो ये सवाल है, अंकुश, लगाम, शिकंजा सरकार चाहती है कसे तो डिजिटल मीडिया पर। ये एक बड़ी चिंता की बात है, इसलिए मुझे लगा बताऊं। लाइव लॉ और ऐसी कुछ वेबसाइट्स हैं जो लगातार जो सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दी जा रही थी उसको अपनी वेबसाइट पर लगातार दिखा रहे थे। वो मैं कुछ आपको दिखा देता हूं स्क्रीन पर, क्या कहा जा रहा था, इससे आपको अंदाजा लगेगा। अब आते हैं एक तीसरी बड़ी खबर। एक बड़ी खबर है दिल्ली में, दिल्ली के दंगों में कपिल मिश्रा की भूमिका को लेकर। कपिल मिश्रा बीजेपी के नेता, वही कपिल मिश्रा जिनका वीडियो उस दौरान एक वीडियो वायरल हुआ था, जो वीडियो उन्होंने खुद अपनी ट्विटर टाइमलाइन पर उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया था, जिस वीडियो में एक डीसीपी के बगल में खड़े हैं, दिल्ली पुलिस के डीसीपी के बगल में, और वहां डीसीपी की मौजूदगी में धमकी और चेतावनी के शब्द में कुछ कह रहे थे। क्या कह रहे थे आगे बताता हूं। उस वीडियो के वायरल होने के बाद उन पर तमाम आरोप लगे और उसके अगले ही दिन दंगा हुआ। लेकिन कपिल मिश्रा का नाम चार्जशीट में किस संदर्भ में है, उनकी सफाई को कैसे दिल्ली पुलिस ने मान लिया और कैसे दिल्ली पुलिस के इस चार्जशीट से कपिल मिश्रा बाहर हैं। दूसरा पक्ष, तमाम मुस्लिम नेता, जेएनयू के स्टूडेंट, पूर्व पार्षद, बहुत सारे लोग चार्जशीटेड हैं, जेल में हैं, दंगा भड़काने के उन पर आरोप हैं। लेकिन कपिल मिश्रा ने अपने पक्ष में, अपने बचाव में जो बातें कही है उसका जिक्र तो चार्जशीट में है, लेकिन पुलिस ने उन्हें कहीं से आरोपी नहीं माना है। उन्हें एक तरह से कहें, उनके बयान को माना है कि मिश्रा जी बोल रहे हैं तो सब कुछ सही बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? इंडियन एक्सप्रेस की ये लीड स्टोरी है, इसमें एक बॉक्स है, इस पर बाद में आता हूं। यहां एक लीड स्टोरी है जिसमें कपिल मिश्रा ने कहा है कि उन्होंने भाषण नहीं दिया था, पुलिस को बताया था अपने प्लान के बारे में, धरना के बारे में। चार्जशीट में इसका जिक्र है कि चार्जशीट में कपिल मिश्रा से जब पूछा गया उस दिन के बारे में, उस भाषण के बारे में, डीसीपी की मौजूदगी के भाषण के बारे में, तो उन्होंने क्या कहा। इस खबर में क्या है, एक्सप्रेस की इस खबर में सुनिए, बहुत जरूरी है। कपिल मिश्रा से भी जुलाई के आखिरी सप्ताह में स्पेशल सेल ने दंगों के संदर्भ में पूछताछ की थी, जिसमें उन्होंने बताया कि उस इलाके में वो लोगों को समझाने बुझाने के लिए और हालात को बेहतर करने, तनाव को कम करने की कोशिश के तहत गए थे। ये कपिल मिश्रा जी ने पुलिस को बताया जब उनसे पुलिस ने पूछा उस वीडियो के बारे में, डीसीपी के बगल में उनके भाषण के बारे में, उनकी मौजूदगी, उनके स्पीच के बारे में। और उन्होंने कहा कि उस वीडियो में जो वो कह रहे हैं स्पीच नहीं है, वो लोगों को समझा रहे थे, लोगों से अपील कर रहे थे सड़क खाली करने की, और कह रहे थे कि अगर ये सीएए के जो विरोधी हैं ये अगर नहीं हटे तो काउंटर करने के लिए धरना दे सकते हैं। ये कपिल मिश्रा जी ने कहा है। और उसमें क्या कहा था, ये 23 फरवरी का वीडियो है, और सुनिए और समझिए कि कैसे पुलिस ने मिश्रा जी की बात को मानकर उन्हें पूरे मामले से एक तरह से क्लीन चिट दे दी। मिश्रा जी ने उस वीडियो में कहा था, और सीधे सीधे धमकी और चेतावनी थे एक डीसीपी की मौजूदगी में। ये हैसियत, अकड़ और ताकत देखिए कि अगर सत्ता साथ होती है तो आप कैसे ललकारते हैं सिस्टम को। डीसीपी बगल में होता है और उसके बाद चार्जशीट में आप जो कहते हैं उसी बात पर यकीन किया जाता है, और आप कहीं आरोपियों की लिस्ट में नहीं होते, बाकी सब लोग अंदर हैं, महीनों तक हैं, सालों तक रह सकते हैं। कपिल मिश्रा ने उस वीडियो में कहा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारी तरफ से एक भी डीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं, मैं आप सब की तरफ से यह कह रहा हूं कि ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे। अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो ट्रंप के जाने तक आप जाफराबाद और चांदबाग खाली करवा दीजिए, ऐसी आपसे गुजारिश कर रहे हैं, नहीं तो उसके बाद हमें रोड पर आना होगा। ये साफ साफ कपिल मिश्रा ने कहा था उस वीडियो में। और उन्होंने ट्वीट भी किया था, उनका एक ट्वीट मुझे आज किसी स्टोरी के सर्च में मुझे मिला, हालांकि वो ट्वीट उन्होंने डिलीट कर दिया था, वो भी ट्वीट में लगा दे रहा हूं। जब साफ साफ ये धमकी दे रहे हैं कि अगर आपने खाली नहीं करवाया 3 दिन में तो हमें रोड पर आना होगा, और उसके बाद कह रहे हो स्पीच नहीं है। और उसमें ये वीडियो 23 तारीख को, 23 फरवरी को उन्होंने ट्वीट किया था। मौजपुर ट्रैफिक सिग्नल के पास का ये वीडियो है, डीसीपी नॉर्थ वेद प्रकाश उनके बगल में खड़े थे। उस फोटो को, वीडियो के स्क्रीनशॉट को एक्सप्रेस ने यहाँ छापा है, स्क्रीनशॉट देख पा रहे हैं, वीडियो आपने देखा होगा, बहुत चर्चित वीडियो था इनका। और उसके बाद इस वीडियो में मिश्रा को प्रो सीए भीड़ को संबोधित करते हुए देखा जा सकता है। और
धमकी और चेतावनी सब कुछ होने के बाद पुलिस ने एक तरह से मान लिया कि मिश्रा जी ने जो कहा है वो सही है। और उसके बाद चार्जशीट में विस्तार से बताया गया कि मिश्रा जी से क्या क्या पूछा गया, क्या बताया। उस वीडियो के बारे में मिश्रा जी मैं बोल रहा हूं, संबोधन में जी लगा रहा हूं। मिश्रा जी ने बताया कि डीसीपी से विनती कर रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि आपको क्या कर रहे थे, वैसे बोल रहे थे भीड़ को, तो उन्होंने कहा विनती कर रहे थे, मतलब रिक्वेस्ट कर रहे थे। डीसीपी के सामने अगर कह रहे हैं हम आपकी भी नहीं सुनेंगे, हमें रोड पर आना होगा, और जो आवाज, जो तरीका, जो उत्तेजना, जो तल्खी, जो अकड़, जो हनक सब थी, उसके बाद कह रहे विनती कर रहे थे। विनती वैसे किया जाता है बगल में डीसीपी के साथ। विनती कर रहे थे और कह रहे थे कि जाफराबाद और चांदबाग को सीए विरोधी प्रदर्शनकारियों से खाली कराने का वो अनुरोध कर रहे थे। मुस्लिम लोगों ने वहाँ, और उन्होंने आगे जो कहा है वो इसमें छापा है कि मुस्लिम लोगों ने वहाँ पर डर और आतंक का माहौल बना दिया था, सड़क बंद कर रखा था 2 महीने से। और मिश्रा जी, मैं संबोधन में जी लगा रहा हूँ, मिश्रा जी ने ये भी कहा कि वो अकेले गए थे सिर्फ 1 घंटे के लिए, ये भी कहा है। और पुलिस ने मान लिया कि अकेले गए थे 1 घंटे के लिए, स्पीच भी नहीं दिया, वो तो विनती कर रहे थे। बगल में डीसीपी साहब है, विनती कर रहे थे। वीडियो कहीं मिलेगा यूट्यूब पर, देख लीजिएगा कैसे विनती किया जाता है, की जाती है वैसे विनती, और अनुनय विनय सब किया। लेकिन इसी में क्या है, एक्सप्रेस ने छापा है, उसी में है कि जबकि 23 फरवरी को 1:22 पर दोपहर को मिश्रा जी ने, कपिल मिश्रा जी ने ट्वीट किया, और जिसमें उन्होंने कहा कि 3 बजे हम जाफराबाद मौजपुर चौकी के सामने हम जमा होंगे, आप सभी का स्वागत है। अगर आप ट्वीट करके कह रहे हो 1 घंटे बाद हम वहां आ रहे हैं, आप सबका स्वागत है, माहौल बहुत उत्तेजना वाला है, दंगे की पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी है, दोनों तरफ से तनातनी है, उस बीच आप कह रहे हो मैं पहुंच रहा हूं, आप भी पहुंचो, और उसके बाद कह रहे हो मैं अकेला गया था, विनती कर रहा था, मैं विनती करने गया था। और उसके बाद चार्जशीट में मिश्रा ने बार बार कहा है, कपिल मिश्रा ने, उन्होंने कोई स्पीच नहीं दी, सिर्फ लोगों से रोड खाली करने का आग्रह कर रहे थे। एक्सप्रेस की इस खबर में है। सबसे बड़ी बात क्या है, पुलिस ने इनकी हर बात, हर दलील को मान ली कि जब मिश्रा जी हैं, कपिल मिश्रा जी हैं, बीजेपी वाले कपिल मिश्रा जी हैं, तो जो कह रहे हैं सब सही ही कह रहे होंगे। और उसके बाद चार्जशीट में साहब ये मुक्त हैं। लेकिन एक बॉक्स बगल में भी है, इस बॉक्स में एक्सप्रेस में एक खबर है जिसमें जो मनी ट्रेल के हवाले से चार्जशीट में जिक्र किया गया है कि कैसे ताहिर हुसैन, जो पूर्व पार्षद हैं, सस्पेंडेड, आम आदमी पार्टी ने निकाल दिया था, सस्पेंड किया था, वो और 4 ऐसे लोग जिन्हें 1,61,00,000 रुपए 1 दिसंबर से लेकर 26 फरवरी के बीच कैश में और उनके खाते में ट्रांसफर हुए। आरोप है चार्जशीट के मुताबिक कि इन पैसों का इस्तेमाल दंगे भड़काने, दंगों के लिए पेट्रोल, एसिड और इस तरह के हथियार या सामान खरीदने, सीए के विरोध में प्रदर्शनकारियों को एकजुट करने, इसमें इन पैसों का इस्तेमाल किया गया। और ये पैसे दिसंबर से फरवरी के बीच आए, कहां से आए उसका मनी ट्रेल इसमें एक्सप्रेस ने छापा है। और यही खबर कुछ विस्तार से द हिंदू ने भी छापी है। लेकिन साथ में यह है, इनके वकीलों का तर्क है कि ये सब पुलिस के सामने लिए गए या दिए गए बयान हैं, जो अदालत में ये बयान एडमिसिबल नहीं है और अदालत में इन बयानों का कोई मतलब और मायने नहीं है, पुलिस ने कहा। यही हिंदू ने खबर विस्तार से हिंदू ने भी छापी है। हिंदू कहाँ गया? तो ये खबर इसमें भी है, इसमें भी पेज नंबर 2 पे है कि ये FIR नंबर 59 है, जिसमें जो साजिश कंस्पिरेसी थी दंगों की, उसमें ताहिर हुसैन और खालिद सैफी की भूमिका और दोनों का कबूलनामा जो पुलिस के सामने है, दोनों ने कबूल किया है कि इन्होंने, ताहिर हुसैन ने बकौल चार्जशीट, ताहिर हुसैन ने कबूल किया है कि उनके घर पर उन्होंने बोतल, एसिड, पेट्रोल बम ये सब जमा किया, जिसका इस्तेमाल दंगों के दौरान हुआ। 25 फरवरी को मुस्लिम युवकों को जमा किया और उन्हें उकसाया और उसके बाद वहाँ हत्याएं हुई। ये पुलिस के हवाले से ये खबर द हिंदू में भी छपी है। अब एक तरफ के लोग तो तमाम आरोपों में घिरे हुए जेल में हैं। अब अदालत में पता चलेगा कि ये आरोप, ये बयान, ये टिकते हैं नहीं हैं, पुलिस के सामने के बयान हैं, मर्जी के बयान हैं, 164 में बयान ये लिए गए हैं, नहीं लिए गए। अदालती कार्यवाही के दौरान ये सारी चीज़ें तय होगी। और जो भी दंगे में आरोपी हैं, जो भी दोषी हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी सजा उन्हें मुकर्रर हो वो मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल उठता है, ये आरोप है कि एक तरफा कार्रवाई पुलिस कर रही है। कपिल मिश्रा के बयानों का पुलिस मान लेती है कि मिश्रा जी विनती कर रहे थे, वो अपील कर रहे थे, वो स्पीच नहीं दे रहे थे, वो समझाने के लिए गए थे, वो अकेले गए थे। लेकिन
अगर कोई मुस्लिम्स है तो उसकी कोई सुनवाई नहीं है। यह आरोप बहुत सारे लोगों का है और खबर मैंने बता दी। अब इसके अलावा छिटपुट कुछ और खबरें दोस्तों। एक अच्छी सकारात्मक खबर कई अखबारों में पहले पन्ने पर मुझे दिखी है, वो भास्कर से लेकर हर अखबार में, अमर उजाला, सब जगह छपी है कि नौसेना में पहली बार 2 महिला अधिकारियों की युद्धपोत पर तैनाती। अच्छी खबर है, सकारात्मक है, हर अखबार के पहले पन्ने पर है। मोटे तौर पर ज़्यादातर अखबारों ने, किसी अखबार ने सिर्फ तस्वीर छापी है, लेकिन अखबारों के पहले पन्ने पर है। चलिए, एक सकारात्मक खबर है। उसके बाद नवभारत टाइम्स ने भी यही पहले पन्ने पर खबर छापी है। उसके बाद एक खबर सुमोध सिंह सैनी को लेकर है, जिन पर मैं वीडियो बना चुका हूं, जो पूर्व डीजीपी रहे, रिटायर कर चुके हैं पंजाब के डीजीपी के तौर पर, और किस तरह से उन्होंने अपनी ताकत और हनक का इस्तेमाल करके दशकों पहले, आज से 29 साल पहले 1991 में कैसे एक शख्स को अगवा किया और उसके बाद टॉर्चर करके मार दिया। फिर दूसरा आरोप भी उन पर है कि 1994 में, 1994 में 3 लोगों को अगवा किया पुलिस वालों ने और उसके बाद तीनों को टॉर्चर करके मार दिया। ये भी खबर है। लेकिन उनके खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट निकले हुए हैं। अदालतों का दरवाज़ा खटखटाया तो सुप्रीम कोर्ट से उन्हें उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगी है, लेकिन फ़िलहाल वो मुश्किलों का सामना कर रहे हैं और अदालत ने, अभी हाई कोर्ट ने उनके मामले में उन्हें फटकार लगाई है। वो खबर है। उसके बाद छिटपुट कुछ और खबरें हैं, लेकिन हाई कोर्ट ने उसमें ये खबर है कि हाई कोर्ट ने कहा, सैनी की याचिका खारिज करते हुए वर्दी पहनकर लोगों को बचाने की शपथ ली है, मारने की नहीं। क्योंकि सैनी ने अपील की थी कि दूसरी एजेंसी से जांच कराने की अपील की थी, उसके जवाब में हाई कोर्ट ने कहा है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने। ये खबर एक संपादकीय पन्ने पर, ध्वनि मत से वोटिंग के खिलाफ एक बिल क्यों नहीं, खिलाफ भी एक बिल क्यों नहीं। एक नेशनल एडिटर हैं ओम गौड़, उन्होंने लिखा है, बिल जैसे तैसे पास हो गया, लेकिन किसानों के अनुत्तरित सवालों का जवाब कौन देगा। तो ये खबर है। इस तरह से मोटे तौर पर देखें तो चूंकि एक बड़ी खबर वही थी सांसदों वाली, वो बता दी, बाकी कुछ खास है नहीं। तो मैं आज का वीडियो दोस्तों ख़त्म करता हूँ, और अगर आप में से किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा वीडियो, सब्सक्राइब करेंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। फ़िलहाल नमस्कार।